आदाब नमस्कार। स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें हम जनवरी 2021 माह के जो भी करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम फरवरी और उसके अगली वीडियो में मार्च के करंट अफेयर्स की डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हमारे 2021 में जितनी भी नई घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई वो सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड, इसका मैं अगली वीडियो जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स का लाऊंगा, जिससे हमारा जनवरी 2020 से लेके वर्तमान तक का सारा करंट अफेयर जो कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित होगा वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा जो कि 20 जून को होने वाली है और व्यापम की समस्त परीक्षाएं जैसे कि आरक्षक की परीक्षा में इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। साथ ही साथ हम लोग इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक फैक्ट्स होंगे उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स जनवरी 2021। और आज की वीडियो हम टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इससे ज़्यादा आपको ना पढ़ना है ना याद रखना है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गोकुल राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला पशु प्रजनन एवं कृषक गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा। देखो, सबसे पहले तो इसका जो आंसर है वो याद रखिए, रतौना ग्राम सागर। सागर के रतौना ग्राम में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला पशु प्रजनन कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दोस्तों 2014 में, कब 28 जुलाई 2014 को केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना लेके आए थे। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो इस मिशन का जो उद्देश्य था, जो पशु संरक्षण है, जो स्वदेशी किस्म के जो पशु हैं और उनकी नस्लों में सुधार करना, उनकी नस्लों में क्या करना, सुधार करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लेके आए। अब इसके तहत क्या किया जा रहा है दोस्तों, पशु प्रजनन एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है, पशु प्रजनन एवं कृषक गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। तो वही मध्य प्रदेश का जो पहला है वो कहाँ खोला गया है, रतौना ग्राम सागर में। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, रतौना ग्राम सागर में। आज से पूछे राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना कब आई थी, तो वो आई थी 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना आई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रतौना सागर मध्य प्रदेश का पहला ग्राम है जहाँ पे पहला पशु प्रजनन कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्वदेशी जो पशु होते हैं उनके प्रजनन के लिए, उनकी नस्लों के सुधार करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। और आपको याद रखना है रतौना ग्राम सागर में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में कितने पुरस्कार मिले। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश को 4 पुरस्कार मिले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है वो कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों, तो वो स्टार्ट हुई थी 25 जून 2015 को। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है उनके लिए आवास निर्माण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसके लिए। और इसमें क्या होता है दोस्तों, 2.5 से 2.8 लाख रुपए तक का क्या दिया जाता है, सब्सिडी प्रदान दी जाती है मकान बनाने में। तो मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें क्या मिला है भैया, 4 क्षेत्रों में अवार्ड मिले, 4 क्षेत्रों में पुरस्कार मिले। ठीक है, और ये किसके द्वारा संचालित की जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, 25 जून 2015 को की गई थी। ठीक है, तो याद रखना 4। अगला प्रश्न है, सेफ सिटी कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है मध्य प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है। किरण नहीं, क्रियान्वयन है। तो आप एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश में सेफ सिटी कार्यक्रम बजट जो अभी आया है 2020-21 उसमें इसमें भी प्रावधान है। तो सेफ सिटी कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है मध्य प्रदेश के 6 जिलों में किया जा रहा है। कितने जिलों में किया जा रहा है, 6 जिलों में किया जा रहा है। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर। ठीक है, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ये तो हमारे यहाँ के महानगर हैं। आपको 2 जो एक्स्ट्रा याद रखना है वो याद रखना है, छिंदवाड़ा और छतरपुर। चलिए एक बार देख लेते हैं कि सेफ सिटी कार्यक्रम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेफ सिटी कार्यक्रम है दोस्तों वो महिलाओं और बच्चों
महिलाओं और बच्चों को जो सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा होती है, किस किस के साथ, महिलाओं और बच्चों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर जो हिंसा होती है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम चलाया गया है। कौन सा? सेफ। सेफ का मतलब है तो सुरक्षा प्रदान करना। किसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए? महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम चलाया गया। और कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है ये चलाया जा रहा है 6 जिलों में, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और छतरपुर शामिल है। 3 प्रश्न हो गए। पहला हो गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? रतौना। रतौना कहाँ पे? सागर में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना कब आई? 2014 में। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में कितने पुरस्कार? 4 मिले। ठीक है। कवाई योजना 25 जून 2015 को। सेफ सिटी कार्यक्रम मध्य प्रदेश के कितने जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 6 जिलों में। सेफ सिटी कार्यक्रम क्या है कि महिलाओं और बच्चों को सार्वजनिक क्षेत्रों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सेफ सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक हो गई है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क में, कान्हा किसली नेशनल पार्क में क्या हो गई है? मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक हो गई है। अब हमको पता है कि कान्हा किसली नेशनल पार्क भी भैया पहला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का और सबसे बड़ा है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। और ये ब्रैडरी जाति के बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ब्रैडरी जाति के बारहसिंगा के लिए भी जाना जाता है। कान्हा किसली नेशनल पार्क का पहला टाइगर जो प्रोजेक्ट था दोस्तों वो भी कहाँ पे लागू किया गया था? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। पहला टाइगर प्रोजेक्ट बालाजी नेशनल पार्क है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अगला जो प्रश्न है, भोपाल के किस धावक ने 251.3 किलोमीटर 251.03 किलोमीटर 31 दिन का इंडियन रनर दिसंबर चैलेंज पूरा किया? तो ये है भोपाल के बरण्यम शर्मा ने। तो भोपाल के जो बरण्यम शर्मा है उन्होंने 251.03 किलोमीटर दौड़कर 31 दिन का जो इंडियन रनर दिसंबर चैलेंज होता है उसको पूरा कर लिया है। किसने पूरा किया? भोपाल के धावक हैं बरण्यम शर्मा। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बरण्यम शर्मा किससे संबंधित हैं? तो ये धावक हैं जिन्होंने इंडियन रनर दिसंबर चैलेंज पूरा किया है। अगला जो प्रश्न है वो है 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका जो जवाब होगा सही वो होगा जस्टिस मोहम्मद रफीक। तो जस्टिस मोहम्मद रफीक ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य रूप में सदस्य ली। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो वो कहाँ पे है? जबलपुर में है। और इसकी जो 2 खंडपीठ है वो कहाँ कहाँ पे हैं? इनकी जो 2 खंडपीठ है वो है एक ग्वालियर में और दूसरी है इंदौर में। और जो जस्टिस मोहम्मद रफीक है दोस्तों, इससे पहले उड़ीसा हाई कोर्ट के क्या थे? उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और जो इनका जो संबंध है वो राजस्थान के चुरू जिले से। कहाँ से? राजस्थान के चुरू जिले से। तो चलो ये 3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक हो गई है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क है और टाइगर प्रोजेक्ट भी सबसे पहले यहीं पे लागू की गई थी। दूसरा, भोपाल के किस धावक ने 251.03 किलोमीटर दौड़कर 31 दिन का इंडियन रनर दिसंबर चैलेंज पूरा किया? तो वो बरण्यम शर्मा ने। तीसरा, 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो जस्टिस मोहम्मद रफीक ने की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पे है? जबलपुर में। खंडपीठ कहाँ पे? ग्वालियर और इंदौर में। जस्टिस मोहम्मद रफीक का संबंध कहाँ से है? राजस्थान के चुरू जिले से। कहाँ से है? राजस्थान के चुरू जिले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार पहली बार किस सेल में निर्मित की गई? आपने देखा होगा कि जो नेकी की दीवार है जहाँ पे लोग जो वस्तुएं रख जाते हैं और जिनको आवश्यकता होती है वो अपने काम की वस्तुएं ले जाते हैं, जिसमें कपड़ा वगैरह शामिल है। तो नेकी की दीवार की तर्ज पे ही एक शिक्षा की दीवार निर्मित की गई। वो की गई इंदौर शहर में। कहाँ पे की गई? इंदौर शहर में की गई। ठीक है, तो इंदौर शहर को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की सूती वस्त्र राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिले भी हैं। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंदौर को। ठीक है, वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है मध्य प्रदेश का? वो इंदौर में। और मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी कहाँ पे है? इंदौर में। ठीक है दोस्तों, और इंदौर जो रहा है वो होलकर वंश के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2020 का आयोजन
किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है दोस्तों, इंदौर में। इंदौर में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, होलकर स्टेडियम में किया जाएगा। तो जो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है दोस्तों, ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, ठीक है। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना की जाएगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, और ये कहाँ पे है, सागर में। कहाँ पे है, सागर में है। वहाँ पर वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना की जाएगी। सागर में ही पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी, वो भी कहाँ पे, सागर में है, ठीक है। और इसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है कौन, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। पर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय है, वो कहाँ पे, सागर में है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्नेहा जायसवाल मिस इंडिया ग्लैम फोटोजेनिक चुनी गई। जो स्नेहा जायसवाल हैं वो क्या चुनी गई हैं, मिस इंडिया ग्लैम फोटोजेनिक। इनका संबंध किस जिले से है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो जबलपुर है। स्नेहा जायसवाल को भैया मिस इंडिया ग्लैम फोटोजेनिक चुना गया है, तो साहब ये कहाँ के हैं, ये जबलपुर के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस शहर में केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित की जाएगी। कौन सी, केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित की जाएगी, तो ये की जाएगी इंदौर शहर में। ये कहाँ की जाएगी, इंदौर में। शिक्षा की दीवार भी कहाँ पे, इंदौर में। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी का आयोजन भी कहाँ किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालोम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश मोटर स्पोर्ट्स कायाकिंग कैनाइंग अकादमी के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण और 2 रजत सहित 5 पदक जीते। मैं आपको बता दूं कि भैया 8वीं जो राष्ट्रीय कैनो कैनाइंग स्लालम जो चैंपियनशिप है, ठीक है, राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप है, वो खरगोन में आयोजित हो रही थी। कहाँ पे आयोजित हो रही थी, खरगोन में, ठीक है। तो इसमें जो मोटर स्पोर्ट्स, सॉरी मोटर नहीं, ये बोटर है, बोटर स्पोर्ट्स कायाकिंग कैनाइंग अकादमी के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते और 2 रजत पदक जीते। तो ऐसे करके इन्होंने 3 स्वर्ण और 2 रजत मिला के टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 पदक जीते। तो ये कहाँ पे आयोजित की गई थी, खरगोन में। तो आप बस इतना याद रखिए कि 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, खरगोन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, खरगोन में किया गया था राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप का आयोजन। अब जो मध्य प्रदेश में बोटर स्पोर्ट्स अकादमी, इसके बारे में देख लीजिए। मध्य प्रदेश जो बोटर स्पोर्ट्स अकादमी है दोस्तों, उसकी स्थापना 2007 में कहाँ पे की गई थी, भोपाल में की गई थी। आप ये फैक्ट याद रखिए कि मध्य प्रदेश बोटर स्पोर्ट्स जो अकादमी है, इसकी स्थापना 2007 में कहाँ पे की गई थी, भोपाल में की गई थी। और राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसके लिए आंसर याद करिए, खरगोन में किया गया है। और इसी अकादमी के जो खिलाड़ी उन्होंने कितने, 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीत लिए। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी को इंदौर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो हब का उद्घाटन किया गया। किसने किया ये उद्घाटन, शिवराज सिंह चौहान ने। तो आपसे 2 प्रश्न पूछे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो हब का उद्घाटन कहाँ किया गया, आपका जवाब होगा इंदौर एयरपोर्ट में। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो हब का जो उद्घाटन इंदौर एयरपोर्ट पर किया गया है, इसका उद्घाटन किसने किया, शिवराज सिंह चौहान ने। अब आप जानते हो कि इंदौर एयरपोर्ट का जो नाम है वो लोक माता अहिल्या देवी बाई होलकर इंदौर एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और अभी इसकी जो अब ये क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। मध्य प्रदेश में 5 हवाई अड्डा हैं, 5 हवाई अड्डा में से 2 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त है, जिनमें से एक भोपाल है, राजा भोज भोपाल, और दूसरा है इंदौर। दूसरा क्या है, इंदौर। और पहली अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट है दोस्तों, वो इंदौर से कहाँ पे आयोजित की गई थी, इंदौर से शारजहां। कहाँ पे, शारजहां। तो इस प्रकार इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसकी पहली जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट थी वो इंदौर से शारजहां के लिए थी। और 2 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे यहाँ पे हवाई अड्डा है, एक भोपाल है और एक इंदौर है। और इंदौर जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, उसे अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो हब का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, देश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का शुभारंभ
शिवराज सिंह चौहान जी ने कहाँ किया? तो देश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? ये भी इंदौर में ही किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इंदौर में किया गया है, ये याद रखिए, पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर। अगला प्रश्न है, पोषण वाटिका, किचन गार्डन विशेष से बोलते हैं, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है माई की बगिया या माँ की बगिया। आपको बता दूं, पोषण वाटिका अभियान बजट 2020 जो 2021-22 आया है मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण वाटिका का प्रावधान किया गया था। किसका प्रावधान किया गया था? पोषण वाटिका का प्रावधान किया गया था, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? माँ की बगिया। अब मैं आपको बताता हूं पोषण वाटिका क्या है। देखो, प्रदेश में इस बजट में जो पोषण वाटिका का प्रावधान किया गया था, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ 62,500 आंगनबाड़ी केंद्र। कितने? 62,500 आंगनबाड़ी केंद्र। तो हर आंगनबाड़ी केंद्र में हम क्या करेंगे? पोषण वाटिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोषण वाटिका। हालांकि इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया? माँ की बगिया। ठीक है, तो याद रखिए। और जो पोषण वाटिका जो बनाई जा रही हैं, तो आपने नोटिस किया मनरेगा योजना, किसके तहत? मनरेगा के अंतर्गत हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका बनाए जाएंगे। पोषण वाटिका कहाँ बनाए जाएंगे? मनरेगा योजना के अंतर्गत हर शासकीय स्कूल में क्या बनाई जाएगी? पोषण वाटिका बनाई जाएगी, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? माँ की बगिया। अब मनरेगा के बारे में भी आपको पता है कि मनरेगा जो योजना है वो कब आई, कब लागू हुई भारत में? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। वो जो अधिनियम आया था, वो अधिनियम कब आया था दोस्तों? 2005 में आया था। लागू कब हुई? 2 फरवरी 2006 को। तब इसका नाम नरेगा था। फिर 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया जाता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इसका नाम कर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी? तो ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी। यह है मनरेगा। जो अधिनियम कब आया? 2005 में आया। योजना कब लागू हुई? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से शुरू हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और 100 दिवस के रोजगार देने की गारंटी देता है। कितने? 100 दिवस के। ठीक है, और लॉकडाउन में मनरेगा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिए कि मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये इसका जो शहर का शुभारंभ किया जाएगा दोस्तों, वो कहाँ किया जाएगा? भोपाल में। तो क्या बोला मैंने कि 2022 में खेलो इंडिया गेम्स का जो आयोजन है मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। तो जो खेलो इंडिया गेम्स है, इसका शुभारंभ 2018 से किया गया है। कब से किया गया है? 2018 से किया गया है। अभी एक नई पहल है हमारे सरकार के द्वारा, जिसमें क्या किया जाता है? युवाओं को खेलों के प्रति रिझाया जाता है और वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें। इस उद्देश्य से खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत 2018 से की गई है। कब से की गई? 2018 से। और इस योजना के तहत ही दोस्तों 5 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितनी? 5 लाख से लेके 8 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में मार्शल आर्ट अकादमी का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल। ठीक है, तो 2 प्रश्न बन गए कि मार्शल आर्ट अकादमी का निर्माण किस स्टेडियम में किया जा रहा है? आपका जवाब हो जाएगा तात्या टोपे स्टेडियम। दूसरा प्रश्न, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो ये 3 प्रश्न देख लीजिए। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में मार्शल आर्ट अकादमी का निर्माण किया जा रहा है? तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में किया जा रहा है। और खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2018 से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 19वां क्वेश्चन, बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क एवं पर्यटक सुविधा केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क और पर्यटक सुविधा केंद्र दोस्तों सांची में बनाया जाएगा। सांची कौन से जिले में स्थित है दोस्तों?
रायसेन जिले में स्थित है। सांची कौन से जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। और ये किस लिए जाना जाता है? बौद्ध पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। अब सांची के बारे में 2-4 फैक्ट देख लीजिए कि दोस्तों सांची जो है वो रायसेन जिले में स्थित है, पहला प्रश्न। दूसरा, सांची का जो पुराना नाम था दोस्तों वो काकनाड़ था। क्या था? काकनाड़ था। काकनाड़ था। सांची में जो बुद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची में जो बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था वो अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है। सांची को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दोस्तों 1989 में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1989 में। हमारे यहाँ 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। पहला खजुराहो जो 1986 में बना था, दूसरा सांची जो 1989 में बना, तीसरा भीमबेटका जो 2003 में बना। ठीक है। अब बहुत ही जल्दी हमें चौथा विश्व धरोहर स्थल भी मिलने वाला है मध्य प्रदेश में। तो सांची कहाँ स्थित है? रायसेन में। काकनाड़ इसका प्राचीन नाम है। ये बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 3 स्तूप हैं दोस्तों। कितने? 3 स्तूप है ना। अशोक ने इसका निर्माण कराया था और इसकी जो खोज की थी सांची के स्तूप की दोस्तों वो जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। ये आपको याद रखना, ये सांची से संबंधित प्रश्न है। और इसे कब विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया यूनेस्को की? तो वो किया गया था 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कब धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 लागू किया गया? तो ये किया गया 9 जनवरी 2021 से। तो मध्य प्रदेश में भी अब धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 लागू किया गया 9 जनवरी 2021 में। अब इसके अंतर्गत भैया जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के अंतर्गत जो 9 जनवरी 2021 में लागू हुआ। और हमें पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त है। और भारत भी एक ऐसा राज्य है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ? 9 जनवरी 2021 को। मध्य प्रदेश के किस स्थान को स्पिरिचुअल टूरिज्म, आध्यात्मिक जो टूरिज्म होता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में चुना गया? तो ये जाना पाव पहाड़ी। तुम्हें पता है जाना पाव पहाड़ी कहाँ पे भैया? ये मऊ में है। कहाँ पे है? मऊ में। और जाना पाव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है, जो कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में जाके मिल जाती है, चंबल नदी। और जो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों वो भी कौन सी नदी पे स्थित है? चंबल नदी पे है। और चंबल नदी पर ही हमारी मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी 1954 में। इसके अंतर्गत चंबल नदी पे कितने बांध? 3 बांध निर्मित हैं। और वो 3 बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, है ना। गांधी सागर जो कि मंदसौर में, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, ये यहाँ पे बांध निर्मित हैं। और जाना पाव की पहाड़ी को क्या बनाया गया है? स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए चुना गया है। और जाना पाव की पहाड़ी पे ही दोस्तों परशुराम जी की जन्मस्थली माना जाता है। किसकी? परशुराम जी की जन्मस्थली माना जाता है। तो हमने 3 प्रश्न पढ़े। बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क एवं पर्यटक सुविधा केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सांची। दूसरा, मध्य प्रदेश में कब से धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 लागू हो गया? तो 9 जनवरी 2021 से। तीसरा, मध्य प्रदेश के किस स्थान को स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए चुना गया है? तो ये जाना पाव पहाड़ी को चुना गया है। और जाना पाव की पहाड़ी से क्या निकलती है? चंबल नदी निकलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है भोपाल। याद रखिए कि ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड जारी करने वाला अगर देश का कोई पहला शहर बना है तो वो बना है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में अभी 2 मिनट पहले हम 2 फैक्ट और पढ़ के आए हैं कि भैया जो 2022 में खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है ना, खेलो इंडिया जो गेम्स है वो कहाँ पे किए जाएंगे? वो भी भोपाल में आयोजित किए जाएंगे। तो याद रखिए ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश कौन बना है? भोपाल। अगला जो प्रश्न है, अटल भूजल योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6 जिलों में। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और कराया था कि सेफ सिटी कार्यक्रम कितने शहरों में चलाया जा रहा है? तो वो भी 6 जिलों में चलाया जा रहा है। ठीक है। अब देखो अटल भूजल योजना मध्य प्रदेश के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया। 6 जिले कौन कौन से? भैया ऐसे जिले होंगे जहां पे पानी कम होगा, जहां पे हमें जल संरक्षण की आवश्यकता होगी। तो वो जिले हैं सबसे पहले छतरपुर, बुंदेलखंड पूरा जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और रीवा पन्ना के पठार से पन्ना, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना और निवाड़ी, क्योंकि बुंदेलखंड हमेशा से ही सूखा प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो यहीं के जो जिले हैं उसको अटल भूजल योजना के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। कितने जिले?
6 जिले कौन कौन से? छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, निवाड़ी। अब थोड़ा अटल भूजल योजना के बारे में देख लीजिए। तो अटल भूजल योजना का शुभारंभ दोस्तों जो किया था वो किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2019 को किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रही है। अटल भूजल योजना कब आई थी? तो ये आई थी 25 दिसंबर 2019 को। अब हमको पता है भैया 25 दिसंबर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना लाई थी। ठीक है, और कितने जिलों में चलाई जा रही है? 6। कौन कौन से जिले होंगे? तो याद रखना बुंदेलखंड वाले ही जिले होंगे, जिसमें कौन कौन आ जाएगा? सागर आ जाएगा, छतरपुर आ जाएगा, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना और निवाड़ी। अगला प्रश्न है, किसे मुख्यमंत्री सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आनंद कुमार शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? आनंद कुमार शर्मा को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 11 जनवरी से किस अभियान की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश के किस जिले से 11 जनवरी से किस अभियान की शुरुआत की गई? तो वो की गई है दस्तक अभियान की शुरुआत। ठीक है, अब दस्तक अभियान क्या है भैया? कि दस्तक अभियान में 5 वर्ष से छोटे बच्चे, जो भी 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, उन्हें स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या कराई जाएंगी? स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और किसके बीच में समझौता हुआ है? तो यह हुआ केरल राज्य पर्यटन विभाग। मतलब मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने केरल राज्य के पर्यटन विभाग से मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। अब हम देख लेते हैं भैया, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम है दोस्तों, उसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में हुई थी मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना। और मध्य प्रदेश की जो पहली पर्यटन नीति आती है दोस्तों, वो कब आती है? 2012 में आती है। कब आती है? 2012 में आती है। 2014 में दोस्तों इसमें संशोधन कर दिया जाता है और हम जो हैं 2014 में पर्यटन को किसका दर्जा देते हैं? पर्यटन को दोस्तों हम उद्योगों का दर्जा दे देते हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति कब आती है? 2012 में आती है। मध्य प्रदेश को पर्यटन का उद्योगों को दर्जा दे देते हैं 2014 में संशोधन करके। ठीक है दोस्तों, और हमारे यहाँ पे 2016 में जो पर्यटन नीति आती है उसके तहत पर्यटन कैबिनेट का भी गठन किया गया है। ठीक है, तो पर्यटन कैबिनेट का गठन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने सोशल मीडिया पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया है, ताकि जो पर्यटक हैं वो मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों को घूमें। ठीक है, अब पर्यटन स्थलों को घूमेंगे तो रोजगार की संभावना में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में हुई थी और पहली पर्यटन नीति कब आई थी? 2012 में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित कवि प्रदीप सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो कवि प्रदीप सम्मान से जो अभी सम्मानित किया गया है डॉक्टर शिवहोम अंबर को किया गया। ये याद रखिए कि कवि प्रदीप सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया है शिवहोम अंबर को। किसको? 2020 में। जबकि दोस्तों जो 2019 था कुंवर बेचन को सम्मानित किया गया था। 2019 में किसको किया गया था? कुंवर बेचन को किया गया था। और 2020 में किसको किया गया? शिवहोम अंबर को। किसको किया गया? शिवहोम अंबर को किया गया। अब इस सम्मान के तहत क्या किया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र के साथ साथ दोस्तों 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है कवि प्रदीप सम्मान के तहत। किसके तहत? कवि प्रदीप सम्मान के तहत 2019 में दिया गया था कुंवर बेचन सिंह को और 2020 में शिवहोम अंबर को दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के किस जिले को आदर्श जिला बनाने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की? तो इसका सही जवाब है सिंगरौली। शिवराज सिंह चौहान जब भी सिंगरौली जाते हैं तो वहां कभी बोलते हैं कि इसे मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाएंगे। ये पिछली घोषणा में उन्होंने बोला था और इस घोषणा में उन्होंने बोला कि हम आदर्श जिला बनाएंगे सिंगरौली को। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिंगरौली जो है एक पिछड़ा हुआ जिला है और ये केंद्र सरकार के आकांक्षी जिला के अंतर्गत भी आता है। किस जिला के अंतर्गत आता है? आकांक्षी जिला के अंतर्गत भी आता है। सिंगरौली का गठन दोस्तों 24 मई 2008 को, कब? 24 मई 2008 को किया गया था। किससे अलग करके? सीधी से अलग करके। तो सीधी से अलग होने के बाद चूंकि ये पिछड़ा हुआ है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी ने सिंगरौली को आदर्श जिला बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं
कि 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये रीवा केवड़िया एक्सप्रेस को किया गया। किसको किया गया? रीवा केवड़िया एक्सप्रेस को किया गया। अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी देता हूँ, ठीक है। आप देखिए कि एक्चुअली केवड़िया जो है, केवड़िया ग्राम में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। तो केवड़िया से जोड़ने के लिए, विभिन्न शहरों को जोड़ने के लिए 8 ट्रेनें चलाई गई हैं। कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं? 8 ट्रेनें चलाई गई हैं। उन्हीं 8 ट्रेनों में से एक ट्रेन है, उसका नाम क्या है? रीवा केवड़िया एक्सप्रेस। उसका नाम क्या है? रीवा केवड़िया एक्सप्रेस, ठीक है। और ये कहाँ से चलाई गई है? रीवा जिले से चलाया गया है कि भैया आसानी से हम क्या कर सकते हैं? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक जाना हो और आप रीवा जिले के आसपास रहते हो तो आप रीवा केवड़िया एक्सप्रेस पकड़िए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, कितनी मीटर ऊंची? 182 मीटर ऊंची। कौन सी नदी के किनारे है भैया? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। केवड़िया ग्राम कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसके जो डिजाइनर थे वो कौन थे? राम सुतार। कौन थे? राम सुतार, ठीक है। इतने फैक्ट आपको इसके बारे में पता चल गए। आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए कवि प्रदीप सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर शिवहोम अंबर को दिया गया। प्रदेश के किस जिले को आदर्श जिला बनाने की घोषणा की? तो ये की भैया सिंगरौली को। और 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान ने जो हरी झंडी किसे दिखाई? रीवा केवड़िया एक्सप्रेस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है मनरेगा के तहत कार्य शुरू करने और पूर्ण करने के मामले में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? सागर रहा है, ठीक है। तो सागर से संबंधित हमने 2-3 फैक्ट पढ़ ले। सबसे पहले रतौना ग्राम से हमने पशु प्रजनन केंद्र की शुरुआत करी। रतौना ग्राम सागर से ही, ठीक है, पशु प्रजनन केंद्र की शुरुआत करी। फिर वायरल डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना भी बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर से करी। और मनरेगा का कार्य शुरू करने और पूर्ण करने के मामले में भी सागर सबसे प्रथम स्थान पे रहा है। कौन? सागर। अब मनरेगा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में एक अधिनियम आता है और 2005 के अधिनियम के तहत 2 फरवरी 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। भैया कहाँ से हुई शुरुआत? तो शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। इसके तहत क्या किया जाता है? 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिनों की? 100 दिनों के रोजगार की। और इसके तहत 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा। कितना? 1/3 महिलाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा मनरेगा योजना। और 2009 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इसका पहला नाम क्या था? नरेगा था, ठीक है। ये हम बता चुके हैं आपको। अगला जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी रजनी झा, ये याद रखिएगा, रजनी झा का संबंध कैनोइंग स्पोर्ट्स से है। किससे है? कैनोइंग स्पोर्ट्स से है। कैनोइंग होता है जिसमें क्या किया जाता है? एक नाव होती है छोटी सी और पानी में इसमें चला जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपसे बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी है रजनी झा। रजनी झा का संबंध किससे? कैनोइंग स्पोर्ट्स से है। और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य और विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सोलर कुक प्रोजेक्ट शुरू किया? तो ये बैतूल जिले के बांचा गांव है ना। तो सोलर कुक और सौर ऊर्जा से प्रकाशित होना पहला गांव भी बांचा गांव था, बैतूल जिले में है। और सोलर कुक प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया। अब आपको पता है बैतूल जिले में एक मुल्ताई नामक जगह है और यहाँ पे क्या निकलती है? मुल्ताई से ही निकलती है एक नदी जिसका नाम है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। और ये किस ओर बहती? पश्चिम की ओर बहती है। तो मध्य प्रदेश में 2 नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा बहती है और ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। ताप्ती नदी पर अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती परियोजना है, ठीक है। तो बैतूल जिले के बांचा गांव को सोलर कुक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जीवाजी वेधशाला देश की पहली ऐसी वेधशाला बन गई है जहां नक्षत्र वाटिका बनाई गई है। अब ये वेधशाला कहाँ पे है? तो ये हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन में। कहाँ पे है? महाकाल की नगरी उज्जैन में जीवाजी वेधशाला है। हमें पता है भैया सोयाबीन जो संयंत्र है, सोयाबीन संयंत्र भी कहाँ पे? उज्जैन में है, ठीक है। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ पे? उज्जैन में है। उज्जैन में ही 12 वर्ष में क्षिप्रा नदी के किनारे क्या लगता है? सिंहस्थ का मेला लगता है ना। महाकाल नगरी उज्जैन को कहा जाता है। मंगलनाथ, भैरूनाथ, ठीक है, ये सब कहाँ पे है? उज्जैन में ही स्थित है, ठीक है। बेश्या टेकरी भी कहाँ पे? उज्जैन में है। और कालिया देह पैलेस भी कहाँ पे है? उज्जैन में है।
ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की कौन सी 2 खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगी? तो ये याद रखना, मनीषा कीर और नीरू ढांडा। मनीषा कीर और नीरू ढांडा जो है वो शूटिंग वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की प्रतिनिधित्व करेंगी। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मनीषा कीर और नीरू ढांडा किस खेल से संबंधित है, तो आप आंसर कर देना शूटिंग से। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। कौन? मनीषा कीर और नीरू ढांडा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस जिले में लागू की जाएगी? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना है दोस्तों वो हरदा जिले में लागू की जाएगी। कहाँ पे लागू की जाएगी? हरदा जिले में। अब मैं आपको, तो अभी कोई नया नहीं है, मध्य प्रदेश के केवल 44 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू थी। कितने जिलों में? 44 जिलों में। तो अब जो 45वां जिला हो गया है दोस्तों वो कौन हो गया है? 45वां जिला हो गया हरदा। तो अब इस प्रकार टोटल 45 जिले हो गए हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई। अब मैं आपको बता दूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है उसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 में। और ये ऐसे 100 जिलों में की गई थी जहां पे लिंगानुपात बहुत कम है। ऐसे 100 जिले जहां पे लिंगानुपात बहुत कम है वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। और ये शुरुआत की गई थी हरियाणा से। कहाँ की गई थी? हरियाणा से। हमें भी पता है कि हरियाणा का जो लिंगानुपात बहुत कम है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू थी? 44 जिलों में लागू थी। अब कितने जिले हो गए भैया? 45 जिले हो गए। कितने हो गए? 45, क्योंकि 45वां जिला जो हो गया है वो हमारा हरदा हो गया है। ठीक है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंख अभियान का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने कब किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस पे स्टार लगा लीजिए। तो पंख अभियान का शुभारंभ दोस्तों 24 जनवरी 2021 को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डोट है, क्योंकि हमको पता है दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2021 को पंख अभियान की शुरुआत किसने की? हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी ने की। तो अब देखो पंख का आप पहले फुल फॉर्म देख लीजिए कि भैया पंख का क्या फुल फॉर्म है। पंख का में पी से जो मतलब है वो है प्रोटेक्शन। वो क्या है? प्रोटेक्शन। सबसे पहले पी का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन। ए का मतलब जो है दोस्तों वो है अवेयरनेस। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, और ए का मतलब है अवेयरनेस। ठीक है। एन का जो मतलब है वो दोस्तों न्यूट्रिशन। वो क्या है? न्यूट्रेशन। ठीक है, न्यूट्रेशन। के का जो मतलब है दोस्तों वो है नॉलेज। के का जो मतलब है वो क्या है दोस्तों? नॉलेज। और एच का जो मतलब है दोस्तों वो है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन। तो पी का मतलब क्या हो गया? प्रोटेक्शन। ए का मतलब हो गया अवेयरनेस। एन का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। के का मतलब हो गया दोस्तों नॉलेज। और के का एच का मतलब हो गया हेल्थ और हाइजीन। तो ये पंख का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं पंख में पी का क्या मतलब है, तो आप जवाब करिए प्रोटेक्शन। आपसे पूछे ए का क्या मतलब है, तो अवेयरनेस। एन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन। के का क्या मतलब है? नॉलेज। और एच का क्या मतलब है? हेल्थ एंड हाइजीन। तो पंख योजना कब आई दोस्तों? 24 जनवरी 2021 को शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस योजना को लेके आए। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य जो किशोरी बालिकाएं होती हैं दोस्तों, कौन? किशोरी जो बालिकाएं होती हैं, किशोरी बालिकाओं में सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, स्वास्थ्य जानकारी और स्वच्छता को जोड़ते हुए गतिविधियां सुनिश्चित करना। जो हम पंख पढ़ के आए उसी को सुनिश्चित करना, उसी के फुल फॉर्म को सुनिश्चित करना। कब आई? 24 जनवरी 2021 को आई। कब आई? 24 जनवरी 2021 को आई, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे आई। ठीक है। और इसी योजना के तहत दोस्तों 12 बस स्टॉप सेंटर्स भी बनाएंगे। ठीक है। अगला देते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में गायब हुए लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। ठीक है। जबकि मुस्कान कार्यक्रम दोस्तों महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, परंतु ये ऑपरेशन मुस्कान है वो कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश राज्य ने गायब हुए लोगों का पता लगाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। और हम जानते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार जो अभियान है मोदी जी द्वारा 20 जून 2020 को लागू की गई थी, है ना, 20 जून 2020 को। ठीक है, लॉकडाउन में उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो देखो नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया, वो है इनोवेशन इंडेक्स 2020।
इसमें मध्य प्रदेश दोस्तों 13वें स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे रहा है? 13वें स्थान पे रहा है। दोस्तों नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पे। इससे पहले योजना था। नीति आयोग दोस्तों नीति निर्माण करने के लिए और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो कौन होता है? पीएम होता है, पदेन होता है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इसके जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में वो कौन है दोस्तों? राजीव कुमार हैं। और इसके जो सीईओ हैं दोस्तों वो अमिताभ कांत हैं। इसके जो सीईओ हैं दोस्तों वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो उसने एक इंडेक्स जारी किया, इसका नाम इनोवेशन इंडेक्स 2020 है। और इसमें हम कौन से स्थान पे हैं भैया? 13वें स्थान पे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रदेश के किस जिले में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की रेंज का निर्माण किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग का निर्माण किया जाएगा। किसका? 10 मीटर। अब आप मनीषा कीर पढ़ के आए, वो भी शूटिंग से संबंधित है। अब दोस्तों खंडवा, ठीक है, खंडवा और खरगोन के बारे में आपने सुना होगा, पूर्वी निर्माण और पश्चिमी निर्माण। ठीक है। तो खंडवा में एक जगह पुनासा, कौन सी जगह? पुनासा। और पुनासा में इंदिरा सागर बांध परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। खंडवा में स्थित है पुनासा। ठीक है, याद रखिए। प्रदेश के किस जिले में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग रेंज की निर्माण किया जाएगा? तो पुनासा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विप्रो समूह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर का कहाँ खोला जाएगा? तो ये भोपाल में खोला जाएगा। विप्रो एक कंपनी हम जानते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोलेगी दोस्तों? भोपाल में खोलेगी। तो नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स जारी किया, मध्य प्रदेश 13वें स्थान पे है। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग रेंज खंडवा में। और विप्रो समूह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? वो भोपाल में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आगरमालवा में। अपन जानते हैं दोस्तों आगरमालवा 2013 में जिला बना था। किससे अलग होके? शाजापुर से अलग होके। तो जो देश का पहला जो गो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे? आगरमालवा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? आगरमालवा में। और कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश में आगरमालवा से गुजरती है। ठीक है। देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ संग्रहालय के लिए प्रवेश ई टिकटिंग की व्यवस्था की गई है? ठीक है। तो यह है मध्य प्रदेश। अब जब आप भी किसी संग्रहालय में या किसी भी टूरिज्म प्लेस पे जाओगे, किलों में जाओगे, तो वहाँ पे जो है मध्य प्रदेश ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि ई टिकट के माध्यम से आप जा सकते हो। आप फ़ोनपे पे या ऑनलाइन पे कर दीजिए, वे आपको ऑनलाइन ई टिकट दे देंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान 2021 किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दोस्तों 32 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 32 लोगों को राष्ट्रपति भवन में दिया गया है। तो इसमें से जो मध्य प्रदेश के अनुज जैन है और पलक शर्मा, कौन? अनुज जैन और पलक शर्मा जो है दोस्तों, अनुज जैन और पलक शर्मा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस किस को? पलक जैन और अनुज शर्मा को। आप ये याद रखिए। ठीक है। तो अब जो पलक शर्मा है दोस्तों वो इंदौर की हैं और अनुज जैन जो है वो हरदा की हैं। अनुज जैन को शैक्षणिक क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में? शैक्षणिक क्षेत्र में दिया गया है। और पलक शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर हैं इसलिए दिया गया है। और टोटल कितने लोगों को दिया गया है? 32 लोगों को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है। तो ये याद रखिए कि आगरमालवा गो अभ्यारण्य, ठीक है, और मध्य प्रदेश पहला बन गया यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस और किला वगैरह घूमने के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था की गई है। और अनुज जैन जो कि हरदा के हैं और पलक शर्मा को क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम फसल ओपीडी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हरदा में मध्य प्रदेश के प्रथम फसल ओपीडी का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए पहला सरकारी ओल्ड एज होम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सरकारी है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है भोपाल में। ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए बुजुर्गों का पहला सरकारी ओल्ड एज होम भोपाल में बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत निरामय योजना में किसे सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए भैया? तो किसने बनाए? इंदौर ने बनाए। किसने बनाए? इंदौर ने बनाए आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कार्ड। ठीक है। अब देखो आयुष्मान भारत योजना दोस्तों 23 सितंबर
2019 से शुरू की गई थी। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है दोस्तों। इसे मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों रांची से की गई थी। कहाँ से की गई थी? रांची, झारखंड से। शुरुआत 25 सितंबर से होनी थी, परंतु 2 दिन पहले 23 सितंबर 2019 से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है, याद रखना। और इसके ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कार्ड कहाँ बनाए जाते हैं भैया? इंदौर में बनाए गए। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले की बैरक को प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये जबलपुर जिले की जेल बैरक को प्रेरणा स्थल के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर 2 बार जेल में रहे थे, इसलिए इस जेल बैरक को प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे क्या रहे थे? 2 बार बंदी रहे थे। और ये हमारे लिए तीर्थ स्थल है। ये कौन बोल रहे हैं भैया? शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं। और लोग यहाँ से देशभक्ति की प्रेरणा ले सकते हैं, इसलिए हम जेल बैरक को प्रेरणा स्थल के लिए विकसित करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। ठीक है। और ये केंद्रीय जेल जबलपुर का नाम भी दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया गया। कब? 13 जून 2007 को। 13 जून 2007 को जो जबलपुर की केंद्रीय जेल है उसका नाम सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। ठीक है। और आपको भी पता है केंद्र सरकार के द्वारा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर क्या बनाने का निर्णय लिया गया है? पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। कौन सा? पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, 18वां राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में किया जा रहा है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में, जो हम लोग पढ़ के आए, भोपाल में 2022 के खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको देना है कि वर्ष 2022 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फरवरी करंट अफेयर्स के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।